नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहां पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए सेकंड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। आप देख पा रहे हैं सेकंड सेमेस्टर की क्लास है। जैसा कि आप सब कमेंट भी करते आ रहे हो कि मैम सांख्यिकी और कंप्यूटर अनुप्रयोग की क्लास लाइए। आपके पेपर से पहले पूरा सिलेबस कवर कराएंगे और विगत वर्ष का भी आपको वीडियो मिल जाएगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ऐसा नहीं है आपका सिलेबस ही है, मैंने सिलेबस से ही पढ़ाया है, वो भी वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, पढ़ सकते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं और न्यू क्लासेस तो चलती रहेंगी। ठीक, 2024 की ये न्यू क्लासेस चलती रहेंगी जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। ओके, तो बने रहिएगा लास्ट तक, बीच में बिल्कुल स्किप मत करना। मैंने 2 प्रश्न रखे हैं, दोनों सह संबंध से संबंधित हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपके पेपर में ये प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर से ही आपकी टीचर का भी मोटिवेशन बढ़ता है। क्योंकि आप सब अगर लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, आप एक्टिव रहते हैं, कोई भी क्लास में लेती हूँ आप एक्टिव नज़र आते हैं, तो मेरा भी मन करता है कि सेकंड क्लास ज़रूर लें। ठीक, तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, क्योंकि पूरा वीडियो नहीं वॉच करते हो, बीच में स्किप कर देते हो, तो इससे आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है। क्योंकि लास्ट में मैंने बहुत ही प्यारे प्रश्न रखे हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है, ये आ गया। पहला प्रश्न है आपका, सहसंबंध के प्रकार बताइए। इसके बाद भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीच में इसकी बिल्कुल मत करना। ठीक, तो बने रहिएगा लास्ट तक। जल्दी से लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर किया करें, क्योंकि आपकी 4th सेमेस्टर तक क्लासें इस पर चलेंगी और सारी क्लासें हेल्पफुल होने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद 4th सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद आप अनसब्सक्राइब कर लेना, कोई बात नहीं। ठीक, फ़िलहाल अभी सब्सक्राइब किए रहें, जैसे कि इससे क्या होगा, आपको जैसे ही मैं कोई क्लास लेती हूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, मैसेज पहुँचेगा। आप अगर व्हाट्सअप नंबर से जुड़ना चाहते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक, डायरेक्टली। ओके, कोई भी प्रश्न है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, उसका भी जवाब हम देंगे। और कोशिश रहती है आप व्हाट्सअप पे भी मैसेज कर सकते हैं, उस पर भी हम कोशिश करते हैं कि सभी बच्चों का रिप्लाई ज़रूर दें। ठीक, तो आइए बढ़ते हैं आपके प्रश्न के पास। प्रश्न आपका कह रहा है सहसंबंध के प्रकार बताइए। इसके प्रकार क्या है? काइंड ऑफ कॉर्लेशन। ठीक, कॉर्लेशन, ये कॉर्लेशन होता क्या है आप आगे चल के जानेंगे नेक्स्ट प्रश्न में। फिर फिलहाल यह सहसंबंध के प्रकार है, काइंड ऑफ कॉर्लेशन। ओके, तो कह रहा है यहाँ पे सहसंबंध के प्रमुख प्रकारों को मुख्यतः निम्न चार्ट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आप ये चार्ट समझ लेना, इसी से आप पूरा समझ जाएंगे। ठीक, चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप बना भी सकते हो अपने कॉपी में। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं सहसंबंध। सहसंबंध कितने होते हैं बोलो? यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सभी पार्ट हैं सहसंबंध के। ठीक, ये सभी पार्ट किसके हैं? सहसंबंध के। फिलहाल मूल रूप से 2 हैं, है ना? मूल रूप से 2 दिख रहे हैं। ठीक, फर्स्ट है मात्रात्मक सहसंबंध, दूसरा है गुणात्मक सहसंबंध। ठीक, जो मात्रात्मक सहसंबंध होता है बच्चों, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये ऐसे गया है। ठीक, मात्रात्मक सहसंबंध में धनात्मक सहसंबंध होता है, जिसे हम पॉजिटिव कॉर्लेशन बोलते हैं। ठीक, ये मात्रा के संबंध में जो आपकी क्वांटिटी है, सॉरी बच्चों, इसमें आपका धनात्मक सहसंबंध जो पॉजिटिव कॉर्लेशन होता है, और सेकंड आता है ऋणात्मक ग्रह संबंध जो नेगेटिव कॉर्लेशन होता है। सहसंबंध पढ़ा है ना, संबंध है आपका, है ना? किसी टॉपिक को ले लें, उसके सहसंबंध के बारे में अगर पढ़ना है तो मात्रात्मक सहसंबंध होगा, धनात्मक सहसंबंध होगा, उसके अंतर्गत ऋणात्मक सहसंबंध होगा जो ग्रह संबंध होगा। ठीक, ग्रह भी कह सकते हैं या सहसंबंध भी कह सकते हैं। नेक्स्ट होगा आपका इसी में मात्रात्मक सहसंबंध में शून्य सहसंबंध, जिसे हम जीरो कॉर्लेशन बोलते हैं। ठीक, जीरो कॉर्लेशन। ओके, यहाँ पे देख पा रहे हैं गुणात्मक, सेकंड है आपका, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, और सेकंड कह रहा है आपका गुणात्मक सहसंबंध। गुणात्मक सहसंबंध के अंतर्गत 2 संबंध आते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने कर दिया है अंडरलाइन। ठीक,
दो संबंध हैं। पहला है रेखीय सहसंबंध जिसे हम लाइनर कोरिलेशन बोलते हैं, दूसरा है वक्रात्मक सहसंबंध जिसे हम कर्वीलिनियर कोरिलेशन बोलते हैं, कर्वीलिनियर कोरिलेशन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब इनके बारे में हम देखते हैं क्या होते हैं। ठीक, पहला आता है धनात्मक सहसंबंध। ये आपका मात्रात्मक सहसंबंध के अंतर्गत है जिसे हम पॉजिटिव कोरिलेशन फर्स्ट है। ठीक, पॉजिटिव कोरिलेशन, इसके बारे में जानेंगे। पॉजिटिव कोरिलेशन होता क्या बच्चों, जब दो चरों में, चर और अचर आप पढ़े हैं ना, जब दो चरों में जो धनात्मक सहसंबंध होता है बच्चों, पॉजिटिव कोरिलेशन, जब दो चरों में से एक चर की मात्रा में वृद्धि हो। क्या होता है, जब दो चर होते हैं उसमें से एक की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जो आप अभी मैंने बताया क्वांटिटी, तो क्वांटिटी में वृद्धि हो जाती है, तब दूसरे चर की मात्रा क्या होता है, दूसरे चर की मात्रा में भी वृद्धि होती है। अथवा एक चर की मात्रा घटने पर दूसरे चर की मात्रा भी घटे, तब इस स्थिति में दो चरों में धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। उदाहरण के लिए बुद्धिलब्धि और शैक्षिक उपलब्धि में धनात्मक सहसंबंध है। जो आपका बुद्धिलब्धि का सूत्र आपको याद है, कितने बच्चों को बुद्धिलब्धि का सूत्र याद है, कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा। चलो आप कमेंट करना, फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। जिनको नहीं पता है तब भी कमेंट करें, हम बताते हैं। ठीक, जो धनात्मक सहसंबंध है, क्योंकि जैसे जैसे विद्यार्थी की बुद्धि की मात्रा बढ़ती जाती है, शैक्षिक उपलब्धि में भी वृद्धि होती है। इसी प्रकार से विद्यार्थी की बुद्धिलब्धि की मात्रा जैसे जैसे कम होगी, वैसे वैसे उनकी शैक्षिक उपलब्धि की मात्रा भी क्या होगी, कम होगी। जो आपकी बुद्धिलब्धि है, IQ लेवल होता है, वो आपका कम होगा, तो आपकी क्या होगी, शैक्षिक उपलब्धि की मात्रा भी कम होगी। आप कुछ भी पढ़ेंगे, आपका IQ लेवल बहुत कम है तो आपको याद नहीं होगा। यह निम्न चार्ट से स्पष्ट करता है। जैसे कि फर्स्ट आता है आपका, अगर आपकी बुद्धिलब्धि तेज़ है तो बढ़ती जाएगी, है ना। अगर बुद्धिलब्धि कम है, कम हो रही है, तो 2 के बाद आपका माइनस ही होता जाएगा। समझ गए। ठीक, यहाँ बुद्धिलब्धि बताया गया, यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर बुद्धिलब्धि आपका 3+ अगर बढ़ रही है, 3 से बढ़ रही है, प्लस हो रही है, तो प्लस ही रहेगा। अगर आपकी बुद्धिलब्धि 4 है लेकिन आपका माइनस हो रहा है, तो आपकी मानसिक विकास भी माइनस ही होगा, है ना। अब आइए जानते हैं ऋणात्मक सहसंबंध, जिसे हम नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। ऋणात्मक सहसंबंध वह सहसंबंध होता है जिसमें जब एक चर की मात्रा बढ़ती है तब दूसरे चर की मात्रा घटती है, और इसी प्रकार से जब एक चर की मात्रा घटती है तब दूसरे चर की मात्रा बढ़ती है, और इसी प्रकार से दूसरे चर में मात्रा का परिवर्तन पहले चर की मात्रा में के परिवर्तन को प्रभावित करता। जिनको नहीं समझ में आता कमेंट करिएगा। ठीक, उदाहरण के लिए गति और परिशुद्धता में ऋणात्मक सहसंबंध है। ठीक, यह देखा गया है कि जब गति बढ़ती है तब परिशुद्धता कम होती है, तथा जब गति कम होती है तब परिशुद्धता बढ़ जाती है। और इसी प्रकार से परिशुद्धता के संबंध में कहा जा सकता है, जैसा कि निम्न चार्ट में स्पष्ट होता है। क्या कहा जाता है, परिशुद्धता बढ़ जाती है जब गति कम होती है। यहाँ पे देख पा रहे हैं गति है, गति आपकी यहाँ 3 है, मतलब 4 से कम है ना, तो समझ पा रहे हैं, 3 है तो कम है, तो उसके बाद परिशुद्धता बढ़ जाएगी। जबकि आपकी गति ज़्यादा है तो परिशुद्धता घट जाएगी। ठीक, समझ चुके होंगे। अब शून्य सहसंबंध क्या है, जीरो कोरिलेशन क्या है। ठीक, शून्य सहसंबंध वह संबंध है बच्चों जिनके दो चरों में से यदि एक चर की मात्रा बढ़ती है अथवा घटती है तो इसका प्रभाव दूसरे चर पर नहीं पड़ता है। अगर किसी भी चर की मात्रा बढ़ती है या घटती है तो दूसरे चर पर बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक, नहीं पड़ता है। इसी उदाहरण के लिए आर्थिक स्तर का क्या होता है बच्चों, आर्थिक स्तर का शैक्षिक उपलब्धि में शून्य सहसंबंध है। विद्यार्थियों को शैक्षिक उपलब्धि की मात्रा का बढ़ना घटना उनके आर्थिक स्तर से संबंधित नहीं है। उदाहरण के लिए निम्न चार्ट, जैसे कि आर्थिक स्थिति है, यहाँ पे बताया गया ना, आर्थिक स्तर का शैक्षिक उपलब्धि शून्य संबंध है। ठीक, यहाँ पे शैक्षिक उपलब्धि है, जबकि शैक्षिक उपलब्धि में माइनस नहीं होता है। ठीक, यहाँ पे देख पा रहे हैं जिसके दो चरों में से
यदि एक चर की मात्रा बढ़ती है अथवा घटती है तो इसका प्रभाव दूसरे चर पर नहीं पड़ता। अगर इसकी मात्रा बढ़ रही है या घट रही है तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आई होप आप समझ चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है रेखात्मक सहसंबंध, जिसे लाइनर कोरिलेशन बोलते हैं। यह वह संबंध है जिसमें दो चरों के परिवर्तन को जब ग्राफ पर प्रदर्शित किया जाता है तो ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए जैसे आयु और लंबाई के संबंध को यदि ग्राफ पर प्रदर्शित किया जाए तो ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। ठीक, उसके बाद वक्रात्मक सहसंबंध क्या है? ये जो आपका वक्रात्मक सहसंबंध है बच्चों, यह वह संबंध होता है जिनमें दो चरों में सहसंबंध एक सीमा तक धनात्मक होता है, फिर इसी सीमा के बाद ऋणात्मक सहसंबंध होता है। और इस प्रकार के दो चरों के संबंधों को यदि ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित किया जाए तो एक्स अक्ष पर उल्टे सी अक्षर की वक्र रेखा प्राप्त होती है। अगर एक्स अक्ष है और उल्टा देखा जाएगा तो सी अक्षर की वक्र रेखा हमें प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए आयु और स्मरण शक्ति में वक्रात्मक सहसंबंध है, क्योंकि एक निश्चित आयु तक स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। जैसे कि बच्चा बढ़ता जाता है वो धीरे धीरे उसकी स्मरण मतलब याद रखने की शक्ति जो होती है वो बढ़ती जाती है, लेकिन फिर इसके बाद इसमें धीरे धीरे ह्रास प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि बूढ़े लोग धीरे धीरे उनके दिमाग पर असर जाता है और उनको ये सब भूलते जाते हैं। ठीक, इसी प्रकार के सहसंबंध का मापन बहुधा स्थान क्रम विधि, जिसे हम रैंक डिफरेंस मेथड द्वारा करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सहसंबंध गुणांक को प्रभावित करने वाले कारक एवं सहसंबंध गुणांक का महत्व बताइए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो सहसंबंध गुणांकों को के निर्धारण में जानते हैं पहला क्या होता है? सैंपल वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके रिसर्च एंड मेथडोलॉजी में आता है। सैंपल क्या है, सैंपल के प्रकार क्या हैं। ठीक, तो फिलहाल आपको यहाँ सिर्फ सैंपल पढ़ना है। सैंपल की संख्या सहसंबंध गुणांकों को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है और इस दिशा में हुए अध्ययनों के अनुसार प्रतिदर्श का मान जितना ही अधिक होता है, गणना द्वारा प्राप्त सहसंबंध गुणांक उतना ही अधिक सार्थक होता है। उदाहरण के लिए जैसे n बराबर 10 हो तब सहसंबंध गुणांक का मान 80 हो तो यह मान उतना सार्थक नहीं है जितना कि n बराबर 200 हो तथा सहसंबंध गुणांक का मान 80 हो। ओके, प्राप्तांक का विचलन, जिसे हम डिविएशन ऑफ स्कोर्स बोलते हैं। ठीक, ये भी सहसंबंध गुणांकों को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रायः प्राप्तांकों के मध्य विचलन जितना ही अधिक होता है, सहसंबंध गुणांक का मान उतना ही कम होता है तथा प्राप्तांकों के मध्य विचलन जितना ही कम होता है, सहसंबंध गुणांक उतना ही अधिक होता है। अब प्राप्तांकों के में क्या होता है? जो प्राप्तांक होता है उसमें वर्गांतर का आकार, जिसे साइज ऑफ द क्लास इंटरवल भी महत्वपूर्ण कारक है जो सहसंबंध गुणांकों को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। ठीक, अब सहसंबंध गुणांक का महत्व क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो सहसंबंध गुणांक का महत्व होता है बच्चों, पहला आता है सहसंबंध गुणांक की गणना के द्वारा दो चरों के गुणों, क्षमताओं या विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन सरल हो जाता है। मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार के तुलनात्मक अध्ययनों का बहुत अधिक महत्व होता है। नेक्स्ट आता है शैक्षिक निर्देशन, जिसे हम वोकेशनल गाइडेंस के क्षेत्र में सहसंबंध गुणांक की गणना या ज्ञान का बहुत अधिक महत्व है। तीसरा, किसी समूह या व्यक्ति के व्यवहार के संबंध में भविष्य कथन, जिसे हम प्रेडिक्शन करते समय भी सहसंबंध गुणांकों के ज्ञान की आवश्यकता होती है। चौथा, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की विश्वसनीयता, जिसे हम रिलायबिलिटी और वैधता वैलिडिटी याद करते समय सहसंबंध गुणांक की गणना आवश्यक होती है। 5 आता कारक विश्लेषण फैक्टर एनालिसिस करते समय भी हमें सहसंबंध गुणांकों की गणना की आवश्यकता होती है। आई होप आप समझ चुके होंगे। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन के साथ, जो बहुत ही खास होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ होगा। मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता रानी।